गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है कि आप लोग मेरा थंबनेल देख चुके होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ अहीर रेजिमेंट को लेकर के, जो अभी मांग और आंदोलन चल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, मुझे पता है कि ये मेरा वीडियो हर जाति के, हर समुदाय के लोग देख रहे होंगे। मुझे ये बात अच्छे तरीके से पता है कि आप लोगों के दिमाग में, यदि आप गैर यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो दिमाग में आ जाएगा कि ये तो एक जातिवाद मांग है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेना का जातीयकरण नहीं होना चाहिए। तो मैं आप लोगों की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों से हाथ जोड़ के ये विनम्र अनुग्रह है कि एक बार मेरा ये पूरा वीडियो ध्यान से सुने। यदि तब भी आपको ऐसा कुछ लगता है, और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग पूर्णतः संतुष्ट होंगे और इस बड़ी मुहिम में हम यादवों के साथ आप लोग खड़े होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग का ध्यान अपनी ओर चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आता है, जो कि आप यदि यादव नहीं हैं तो आपके दिमाग में जो पहला प्रश्न आएगा कि भारतीय सेना में जाति के नाम पे रेजिमेंट नहीं होनी चाहिए, इससे जातिवाद फैलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना में जाति के नाम पे जो रेजिमेंट हैं, अभी भी जो हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल उसमें उसी जाति के लोग जाते हैं। कोई भी रेजिमेंट बनती है तो उसमें 36 बिरादरी को जोड़ा जाता है। आप कोई भी रेजिमेंट उठा लीजिए, उसमें हर जाति के लोग मिलते हैं। तो आप लोग इसको, भारतीय सेना को जातिवाद से जोड़ के ना देखें। ये पूर्णतः आंदोलन है कंधे पे नाम का, कि यहाँ पे कंधे पे बस नाम हो। ठीक है, यहाँ तक आप संतुष्ट हो जाए, ठीक है, सभी बिरादरी के लोग उसमें होंगे तो क्या दिक्कत है, बन ही जाना चाहिए। लेकिन फिर आप लोग के एक दिमाग में प्रश्न आएगा कि आज ठीक है, आज यादव आंदोलन कर रहे हैं और उनकी रेजिमेंट बन जाती है, तो क्या पता कि फ्यूचर में अन्य कोई जाति भी आंदोलन कर दे कि मेरी भी रेजिमेंट बनाओ, रूट पे आ जाए। तब तो इस तरह देश टुकड़ों में बट जाएगा। फिर और एक बन गया तो भारत सरकार को बनाना भी पड़ेगा। तो मैं आपको आज इसी वीडियो में ये बताऊंगा कि अन्य जातियां क्यों मांग नहीं कर सकती, क्यों उनका हक नहीं है, और यादवों का हक क्यों है। और ये पूरा वीडियो सुनने के बाद आप लोग, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग भी इस रेजिमेंट के पक्ष में आ जाएंगे। तो मैं शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम इस चीज की मांग क्यों कर रहे हैं, मैं उसको प्राचीन काल से वर्तमान काल तक आऊंगा। मैं प्राचीनतम इतिहास की बात करता हूँ। देखिए, आपको पता होगा कि जब आर्य, हम सबको पता है कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए हैं। तो पता है, आर्य ऐसे अचानक नहीं आ गए हैं, वो कई खेप में आए हैं। तो जो हालांकि आपको पता होगा कि आर्यों में जो सबसे आगे चलते थे वो एक क्षत्रिय होते थे। क्षत्रियों का ही काम है युद्ध करना। तो जो पहली खेप में क्षत्रिय आए, वो कई भागों में आते हैं, मतलब एक एक टाइम ऑफ पीरियड में एक ही साथ सभी नहीं आ जाते। कई सालों में, लगभग 500 600 700 1000 सालों में कुछ कुछ करके आर्यों की खेप आई है। लेकिन सबसे आगे जो क्षत्रिय आए थे वो एक क्षत्रिय थे। अब उन्होंने वो यहाँ पे आके भारतीय संस्कृति में मिक्सअप हो गए। आपको पता है कि आप यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ के समाज में अपने आप को मिक्सअप कर लेंगे, सबको पता होता है कि अब भाई कैसे अंग्रेज आके भारत में मिक्सअप हो गए हैं, कैसे भारत के लोग विदेश में जाके अभी जो अमेरिका में कई पीढ़ी से रह रहे हैं वो वहाँ पे मिक्सअप हो गए हैं। तो ऐसा इतिहास रहा है सबका, वो यहाँ पे आके मिक्सअप हो गए हैं। तो इनका वर्णन हमें वेदों और पुराणों से मिलता है, हमारे पास जो रिटन सोर्सेज हैं कि इन सब जो बातें मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि मुख्यतः क्षत्रियों के दो वंश हैं, यदुवंश, सॉरी, यदुवंश इज अ पार्ट ऑफ चंद्रवंश। मुख्यतः दो वंश हैं, चंद्रवंश और सूर्यवंश। मैं सूर्यवंश को भी साइड करता हूँ, मैं चंद्रवंश को लेता हूँ। चंद्रवंश में आपको अभी वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसी जातियों के लोग होंगे जो अपने आप को चंद्रवंशी दावा करते हैं, और जब चंद्रवंशी कह देते हैं तो अल्टीमेटली वो एक क्षत्रिय होने का दावा करते हैं। मुझे किसी से कोई गुरेज नहीं है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग पास रिटर्न सोर्स किसी चीज का प्रमाण में है नहीं। तो हम लोग क्यों कहें कि अब तुम क्षत्रिय नहीं हो, वो क्षत्रिय नहीं है, ये क्षत्रिय। कोई भी जो इच्छा हो वो बने, बस क्षत्रिय धर्म का निर्वहन होना चाहिए, हमें इसी बात से संतुष्टि है। आप क्षत्रिय धर्म पालन न करते खुद को क्षत्रिय कह रहे हैं तो जूते पड़ेंगे आपको, वो मामला मैं छोड़ता हूँ। देखिए, तो चंद्रवंश में आगे चल के बहुत सारे पुरुवंश निकले, कुरुवंश निकले, ऐसे बहुत सारे वंश निकले हैं। उसी में शुरू में ही ययाति से यदुवंश निकला है। यदुवंश आगे चल के 4 भागों में बटा है। आप यदि हिस्ट्री पढ़ते होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपको पता होगा। उसमें है सबसे पहला अंधक, वृष्णि और सत्वक और अभीर। अभीर जो आज के अहीर है, मैं अभी बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ है आगे। देखिए, तो ये सत्वक, अंधक और वृष्णि है, ये मूलतः ऐसे क्षत्रिय कम्युनिटी थी
जो कि युद्ध युद्ध कला में तो निपुण थी, लेकिन ये एक जगह स्थिर रहने वाली थी। मतलब ये जहाँ पे जाते थे युद्ध करके, जहाँ अपना एस्टेब्लिश करते थे वहीं रुक जाते थे। लेकिन जो अभीर क्षत्रिय थे, उनका उनको वृत्त क्षत्रिय वेदों में कहा गया है। वृत्त क्षत्रिय मतलब होता है जो एक जगह न टिके। यही कारण है कि आपको अहीर या फिर जो आज अपने आप को कनेक्ट करते हैं यादव से, देखिए कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अहीर हूं तो देयर इज नो डाउट यादव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे अहीर या जो केवल यादव ही, केवल अहीर ही यादव है, इसका ये मतलब नहीं होता। लोग के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अहीर है इसका मतलब यादव होगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। अहीर अहीर है इसलिए यादव, लेकिन सभी यादव अहीर नहीं है। उसमें अंधक वंशी भी यादव में आते हैं, वृषणवंशी भी यादव में आते हैं, और सप्तक वंशी भी यादव में आते हैं। तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप अभी भी आप देख लीजिए डेमोग्राफी, तो जो वृत्त क्षत्रिय जिन्हें अभीर या अहीर बोलते हैं, वो भारत के हर कोने में मिलते हैं। आपको अन्य कोई भी जाति जो अपने आप को क्षत्रिय होने का दावा करती है, वो कहीं एक टाइम ऑफ पीरियड में एक ही जगह है, लेकिन ये ऐसे हैं जो हर जगह है। तो आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब मैं ये रेफरेंस दे रहा हूँ एंशिएंट का। अब थोड़ा पास में आइए, एंशिएंट में आपको शक वंश का नाम पता होगा, जिन्होंने भारत के कुछ भागों पर राज किया है। आपको पता होगा कि उसी समय अभीरों का उत्कर्ष था। उत्कर्ष मतलब वो चरम पे थे अपनी शक्ति की। और जो शक राजा थे, उनकी सेनाओं के जो सेनापति होते थे, अनिवार्य रूप से वो हेरिडेटरी केवल अहीर हो सकते थे। वो केवल अभीर योद्धाओं को ही अपना सेनापति नियुक्त करते थे। हेरिडेटरी था ये कि उस सेनापति के पद पे केवल और केवल अहीर ही हो सकता है, और किसी जाति का, किसी कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं हो सकता। और अब मैं बताता हूँ, अब मैं उदाहरण लेता हूँ महाभारत काल का, जो कि हमारे पास रिटन सोर्स अवेलेबल है। नारायणी सेना का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो वेदों में उसमें कई बार उसको गोपायन भी कहा जाता है, अर्थात गोपों की सेना। नारायणी सेना अभिरायन भी कहा जाता है, अर्थात अभीरों की सेना। तो आपको पता होगी जो नारायणी सेना थी उसमें डोमिनेटिंग थे अभीर, लेकिन उसमें अन्य जो मैंने अंधक, वृष्णि और सप्तक बताए ये भी थे। तो ये सारे भी उसमें इन्वॉल्व थे उस सेना में। ये मैं प्रमाण इस सेना का इसलिए दे रहा हूं। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि लोग ये नहीं समझ पाते कि किसी व्यक्ति का हिस्ट्री क्या है, किसी कम्युनिटी की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री आप समझेंगे तब। मैं आपको एक इतिहास बता रहा हूँ कि हम लोग कितने पीछे, मतलब एंशियंट टाइम से आदमी का कल्चर ही रहा युद्ध करना। और क्षत्रियों के लिए आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो दो पेशा उसमें दिखाया गया है, एक कृषि करना और एक पशुपालन। लेकिन पशुपालन को कृषि से भी बेहतर पेशा क्षत्रियों के लिए माना गया है। क्यों माना गया है इसका मैं साइंटिफिक रीजन दे देता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं एक क्षत्रिय हूँ और मुझे राजा से आदेश मिला कि मुझे, और मेरा घर किसी राज्य के पूर्वी कोने पे है, और मुझे आदेश मिला कि मुझे जाना है पश्चिमी कोने पे राज्य की युद्ध करने। यदि मैं अन्य कोई और ऑक्यूपेशन करता हूँ तो क्या मैं शीघ्रता से तुरंत अतिशीघ्र निकल पाऊंगा चिंता मुक्त होकर कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा फिर भी मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा? ऐसा नहीं है। लेकिन यदि मैं पशुपालन करता हूँ तो मेरे घर के लोग भी, यहाँ तक कि स्त्रियां भी, महिला भी उस कार्य को संभाल सकती हैं। इसलिए ऐसा माना गया कि क्षत्रियों के लिए मुख्य पेशा पशुपालन होगा। इससे फायदा ये था कि जो पशुपालन से जो दूध मिलता था उससे क्षत्रिय खा पी करके बलिष्ठ रहते थे। और उससे भी बड़ी अच्छी बात ये थी कि उनको कभी भी आप बुला सकते हैं युद्ध करने के लिए। वो कोई ऐसा ऑक्यूपेशन नहीं था कि वो नहीं रहेंगे तो नहीं हो पाएगा काम। अन्य कोई भी आप ऑक्यूपेशन लीजिए तो उसमें सभी मेंबर्स का, एक सीनियर मेंबर्स का रहना वहां पे जरूरी है, मेल मेंबर का रहना जरूरी है। और आपको ये बात पता होगी कि वैदिक पीरियड में जो क्षत्रिय, जो मैं अभिराज, संदो, अंधक, वृष्णि क्षत्रियों के बारे में बता रहा हूँ, अर्थात अन्य जितने भी सारे क्षत्रिय कम्युनिटीज थे उस समय, उनको वेतन नहीं दिया जाता था युद्ध करने के लिए। वो उनका कर्म होता था। खाना तो उनको या तो कृषि करके खाएं या फिर पशुपालन करके खाएं। हाँ, सम्मान समाज में अच्छा खासा था, लेकिन वेतन उन्हें नहीं दिया था। वेतन की प्रक्रिया तो बाद में शुरू हुई है कि आप सेना में जुड़े हुए हैं तो आपको वेतन दिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग पहले समझ लीजिए। ये मैं वैदिक चीजों से जोड़ के बता रहा हूं। तो वहां से जो अभिराज चले वो आज अहिर हैं, जो कि नो डाउट ये आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा कि ये एक यादव वंश के अंग है। ये बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो प्राचीनतम कारण मैंने बता दिया। अब मैं आता हूं मध्यकाल में। आपको मध्यकाल में ये बात पता होगी कि जो युद्ध होते थे उसमें पारंपरिक रूप से जो जितने भी अभिर शासक थे वो सत्ता से बाहर हो गए थे। उस समय अभिरों का कहीं भी शासन नहीं था। छोटे मोटे कहीं कहीं शासन थे, जैसे आपके इधर
हरियाणा साइड में छोटा सा एरिया था, इधर देवगिरी के यादव वंश था थोड़ा सा, तो छोटे छोटे राजवंश थे, बहुत बड़े शासन पे नहीं था। अब धीरे धीरे राजपूतों का शासन आने लगा था अच्छे तरीके से, मजबूती से। असल में जब हम राजपूत शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो एक समय राजपूत कोई जाति नहीं है, एक समय पूरी कम्युनिटी थी जो कि राज व्यवस्था में उस समय सम्मिलित थी, मतलब एक राजाओं का संघ था, उन्होंने अपने आप को एक साथ एक संघ में जोड़ लिया। ये बात आप पढ़ेंगे उसमें हिस्ट्री में तो आपको मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, मुझे पता है कि सबकी हिस्ट्री सम्मानीय है और सबका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि योद्धा हर कम्युनिटी में उत्पन्न हुए हैं और उन योद्धाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। तो ठीक है, ये बात थी उस समय। अब मैंने आपको पहले बताया ना कि हिस्ट्री पढ़ने के दो तरीके होते हैं। आप किसी भी कम्युनिटी की आज की स्थिति को देखिए और उसके पास्ट का अंदाजा लगाइए कि आज ये ऐसे हैं तो पास्ट में भी ऐसे ही रहे होंगे। और दूसरा तरीका होता है कि आप किसी कम्युनिटी को समझना चाहते हैं तो उसके पास्ट को समझिए, फिर पास्ट को समझते समझते उसके वर्तमान तक आइए, तब आपको समझ में आएगा कि एक कम्युनिटी कैसे चरम पर थी और कैसे फिर उसका पतन हुआ है। तो ये तरीका मेरे हिसाब से अच्छा तरीका माना जाता है। देखिए, और इतिहासकार भी इसी के पक्ष में है कि हमें इसी तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। मैं मध्यकाल में आ रहा था, मैं आपको बता रहा था कि और मैं आपको बता दूं कि पारंपरिक रूप से अहीर या यादव सैनिक राजपूत सेनाओं में भी भर्ती होते थे। आपको बहुत सारे सोर्स मिलेंगे। मराठाओं में भी भर्ती होते थे। मराठाओं ने तो पत्र लिख के भी जारी किया था कि जिसमें उन्होंने जाटों का, राजपूतों का और अहीरों का पूरा तीनों सेनाओं का योगदान का आभार जताया था। तो इसका मतलब यह है कि पारंपरिक या गैर पारंपरिक रूप से सेना में भाग लेते रहे हैं। फिर अंग्रेज आए तो आप लोगों को पता ही है। अब यहीं से असली कहानी शुरू होती है। देखिए, वो सब जो मैं हिस्ट्री में बता रहा था उनका कोई एक्चुअल रिटन सोर्स हमें नहीं मिलता है, मतलब कि जिसपे आप रिलाय कर सके। वो किसी कवि ने कुछ लिख दिया है या फिर कोई ऐसा सोर्स मिला है जिसपे आप पूरे 100% श्योर नहीं हो सकते। लेकिन जब अंग्रेज आए हैं तो अंग्रेज एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, ये लोग हर चीज को अच्छे से रिटेन करते थे, तो इनके सोर्स को आज एनसीईआरटी भी मानती है। इसमें मैं आता हूँ, ये सबसे लेटेस्ट है, ये कलयुग वाली बात है, मतलब आधुनिक युग की बात है। आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना में जो पार्टिसिपेशन किया था उसमें 19,000 यादव सैनिक थे जो अहिर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अब मैं उसको अहिर कम्युनिटी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वर्तमान में अहिर को यादव के बराबर समकक्ष समझा जाता है। उसको मैं यादव कम्युनिटी से कहता हूँ, यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो कि उस समय अन्य जातियों से संख्या में सबसे ज्यादा थी। द्वितीय विश्व युद्ध में मोर देन 40,000, 40,000 से अधिक सैनिक पार्टिसिपेट किए थे, जो कि अगेन उस समय अन्य सभी जातियों से सबसे ज्यादा जाति थी जो अहिर थी, जो पार्टिसिपेट हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध में। ये बात अलग था कि हम लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, क्योंकि जो राजा रहता था, राजा आप जिसकी सेना में है तो उसी के लिए आपको स्वामी भक्त होना पड़ता है। ठीक है, फिर आपके दिमाग में आया कि ठीक है, अन्य जातियों के रेजिमेंट जैसे राजपूत रेजिमेंट बनी, जाट रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बनी? तो आपको पता नहीं होगा, अहिर रेजिमेंट की अहिर कंपनियां भी बनी थी जिस समय राजपूत कंपनी बनी थी और जाट कंपनी बनी थी। लेकिन उसी समय एक ऐसा कारण आ गया था जिस समय जर्मन सैनिकों का सपोर्ट अहिरों ने कर दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट अहिरों पे नाराज हो गई और उसको कई टुकड़ियों में बांट दी। लेकिन उसने कुमायूं रेजिमेंट में 25% भागीदारी फिक्स की थी, जो कि आज भी है। आपको पता होगा कि कुमायूं रेजिमेंट का एक नाम वीर अहिर रेजिमेंट भी है। ठीक है, ये सारी बातें मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ कि हम लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया है और ये हिस्ट्री, एक सोल्जर की हिस्ट्री कैसे रहती है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ और मैं ये बात तब से शुरू किया हूँ जब से इस देश में जाति व्यवस्था थी ही नहीं, जो वर्ण व्यवस्था थी, मैं तब से इतिहास शुरू किया हूँ। जाति व्यवस्था आने के बाद भी मैं स्थिति बता रहा हूँ। और इस स्थिति में आने के बाद यादवों के पास, आपको पता होगा कि केवल एकमात्र सहारा था, या तो गाय पालते थे, उनके पास बहुत ज्यादा न जमीनें थी न कुछ था, क्योंकि वो शासन सत्ता से 1,500-2,000 सालों से दूर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि वो लोग इतने शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए थे। शैक्षिक रूप से पिछड़ने का कारण क्या था? कारण ये था कि आपको पता होगा कि जो आज धनी है वही अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। इसको बहुत लोग, भीमटे लोग, इस चीज़ को ऐसे प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि यादवों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं आपको बहुत सारे इतिहास दिखा सकता हूँ जिसमें शस्त्र विद्या का पूर्ण वर्णन मिलता है। आपने बीर लोरी का नाम सुना होगा, आपने आला उदल का नाम सुना होगा। खैर, मैं मान लेता हूँ कि आला उदल में
आपको कोई अन्य जाति के लोग होंगे, हो सकता है राजपूत जाति के लोग, उनको ये हो सकता है कि आला लोग तो राजपूत थे, लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनको यहाँ तक वो भी क्लियर नहीं करता कि यादव थे या फिर राजपूत थे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये दोनों के, हम दोनों के महापुरुष हैं, लेकिन वीर लोरी के बारे में श्योरिटी है कि ये एक अहिर थे। लेकिन उस समय, आज से मतलब तीसरी या चौथी शताब्दी की बात है ये, वीर लोरी की वाली घटना। उस समय उनको युद्ध कला का ज्ञान था, उन्हें तलवारबाजी की अच्छा ज्ञान था। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कभी इस चीज से दूर नहीं रहे हैं। अब ये परसेप्शन इतिहासकारों का या फिर लोगों का जो पढ़ते हैं किसी कम्युनिटी के प्रति, ये कुछ भी हो सकता है। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, और जो जो बातें मैं बता रहा हूँ आप उसको काउंटर चेक भी कर सकते हैं। हम लोग मध्यकाल में थे, मध्यकाल से फिर आधुनिक काल में आए थे कि यादव ने कैसे पार्टिसिपेट किया युद्धों में। आप बैटल ऑफ रेजांगला नहीं भूल सकते, अभी यूएन ने उसको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ युद्धों में रखी है। जो टॉप 10 वॉर है इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें वॉर ऑफ रेजांगला है। तो आप सोच सकते हैं कैसे 114 वीर अहीरों ने 300 चाइनीज सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए थे, और आज भी हमने रजांगला पे अपना झंडा गाड़ा हुआ है। फिर मैं ये सब सारे मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग अपोज कर देते हैं इसको, जातिवाद मांग ले लेते हैं अहिर रेजिमेंट को लेकर के। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई जाति बहादुर नहीं होती, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम जो मांग रहे हैं ये अनैतिक मांग नहीं है। आपको यहाँ कंधे पे नाम दे देंगे, और उससे ज्यादा क्या चाहिए। यहाँ तक हम लोगों ने सरकार के सामने ये भी ऑफर रखा कि वी डोंट वांट रिजर्वेशन, हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। आप एक हाथ से रिजर्वेशन हमसे ले लो, दूसरे हाथ में रेजिमेंट दे दो, लेकिन उस पर भी सरकार तैयार नहीं हो रही है। अब आप बताइए, इससे ज्यादा कोई क्या सेक्रीफाइस कर सकता है? आप खुद सोच के देखिए। ठीक है, अभी मैं आधुनिक काल में आ रहा था, आपको मैंने सारे फैक्ट्स बता दिए। अभी एक मूल समस्या है कि फिर आप कहेंगे कि इतना भव्य इतिहास है तुम्हारा, ठीक है हम मानते भी हैं, तब भी क्यों नहीं तुम्हारी रेजिमेंट बनी है? तो उसका अभी इतना कुछ होने के बाद क्यों नहीं बनी, पता है क्यों? क्योंकि यादव एकजुट नहीं है। आप कहेंगे कि यादव एकजुट नहीं, यादव में तो बहुत एकता होती है, वो लोग यादव के नाम पे जान दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको प्रूफ देता हूं। और ये मैं पॉलिटिकल नेताओं की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पॉलिटिकल नेता चोर होते हैं। वो चाहे आपकी कम्युनिटीज हो या मेरी कम्युनिटीज हो, वो उनको केवल वोट से मतलब होता है, सरकार से मतलब होता है, उन्हें जातिवाद से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये परसेप्शन पता नहीं क्यों बना दिया जा रहा है कि कोई इस पार्टी का आएगा तो इस पार्टी का सपोर्टर होगा, इस पार्टी के लोग आतंक मचा देंगे। मुझे नहीं पता, लेकिन वह वास्तविकता बता रहा हूँ कि किसी भी कम्युनिटी का कोई भी लीडर हो, वो उस कम्युनिटी का नहीं होता है, वो केवल उसी कम्युनिटी का होता है, और उसी समय तक होता है जब तक आप उसे वोट देते हैं। जिस दिन आप उसे वोट देना बंद करेंगे, वो आपके दरवाजे नहीं आएगा, भले ही आप उसके घर के ही क्यों ना हो। अब बात सुनिए कि आखिर इतना कुछ भव्य इतिहास, इतना समृद्ध क्षत्रियों का इतिहास होने के बाद भी यदुवंशी मुख्य धारा से कटे हुए क्यों हैं? तो इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, एकजुटता सबसे महत्वपूर्ण है। आप जब एक छत के नीचे बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो आप में पावर होगी, आपके पास पॉलिटिकल पावर। ये लोकतंत्र, इसमें पॉलिटिकल पावर दिखाना पड़ता है। इसमें नंबर्स ऑफ बुलेट्स नहीं, नंबर ऑफ बैलेट्स चलते हैं। तो आपके पास जितना वोट है, उतनी आपकी ताकत है, उतने लोग आपके सामने सिर झुकाएंगे। तो ये देखिए, मैं आपको आंकड़े दे देता हूँ क्यों एकजुट नहीं है। मैं आपको आंकड़े लिख चुका हूं कि कितने संगठन यादव के नाम पे बने हुए हैं, और जिनका उद्देश्य एक ही है, लेकिन सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए। भारतीय अहिर सेना, वीर अहिर निर्माण सेना, नारायणी सेना, यादव सेना, नेशनल यादव सेना, भारतीय यादव सेना, यदुवंशी नारायणी सेना, यदुवंशी सेना, नेशनल यदुवंशी सेना, अखिल भारतीय यदुवंशी क्षत्रिय महासभा, ऑल इंडिया यादव महासभा, यादव यूथ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा, क्षत्रिय अहीर समाज, अखिल भारतीय गोप महासंघ, चंद्रवंशी क्षत्रिय अहीर महासभा। बताइए, और ये जितने संगठन के नाम मैं गिना रहा था आपको, इतने जो संगठन हैं, इसमें मिनिमम 50,000 यादव लोग, कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं। आप खुद सोचिए, इतने ग्रुप में ये कोई एक कोई कम्युनिटी, एक छत के नीचे ये सारी कम्युनिटी होती तो कितने लोग एकजुट होते। एक बार आदमी ट्विटर पे एक ट्वीट कर देता तो पूरी दुनिया में ये ट्रेंड हो जाता। तो यही समस्या है हमारे देश की। और सबका उद्देश्य, आप किसी का भी मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सभी लोग का काम यही है कि हमको अही रेजिमेंट बनवाना है। लेकिन करते क्या है पता है? एक दिन वो रेजिमेंट, एक दिन वो मांग उठा लिया रेजिमेंट की, एक दो हफ्ते में शांत हो गए, फिर
भारत के किसी साउथ इंडिया में कोई इसी में से कोई संगठन मांग उठा लिया, वो शांत हो गया। फिर यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई मांग उठाया, शांत हो गया। जैसे कि 1857 में विद्रोह जो हुआ था ना, जो क्रांति हुई थी 1857 की, एक साथ नहीं होने की वजह से नाकाम रही थी, बिल्कुल वही काम ये लोग करते हैं। ये लोग अपनी आवाज को नहीं पता कि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। इसमें आप तलवार के बल पे आप सोचेंगे आप तलवार निकल जाके जबरदस्ती बनवा लेंगे, तो ये संभव नहीं है। अब वो जमाना गया। अभी आपको समझदारी यहाँ से खुलना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपनी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपने युवाओं को जागरूक करना पड़ेगा, और उसके बाद एक छत के नीचे आके एक नेता नियुक्त करके एक नेता के एक बैनर के तले आपको काम करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। अन्यथा आप ऐसे आंदोलन करते रहेंगे, जिंदगी में कभी नहीं बन पाएगी। अब मैं बता देता हूँ कि फिर अब मैं एक एक तार्किक आंसर दे देता हूँ कि जो अयर रेजिमेंट की मांग है, ये इसको जातिवाद से क्यों न जोड़ा जाए। और मैं यादव भाइयों से भी विनम्र निवेदन करता हूँ। मैं कई बार देखता हूँ कि कहीं भी पोस्ट कर देते हैं कि मैं एक अहीर हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं मतलब ऐसा अपने आप को सुपीरियर दिखाने की लोग कोशिश करते हैं। देखिए, हर कम्युनिटी एक मार्शल जैसे अपने आप में सबका सम्मान होना चाहिए, और एक क्षत्रिय असली क्षत्रिय जो वही है जो अन्य क्षत्रियों का भी सम्मान करे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अहिर का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ाओ, जैसे मैंने भी बताया कि अभीर का प्राकृतिक शब्द अहिर होता है, और अभीर वो है जो किसी से न डरे। और हम यदुवंशियों को दो भागों में बांटा जाता है, दो कार्य विशेष के लिए जाना जाता है। हम एकमात्र ऐसा क्षत्रिय कुल हैं जिसको गोरक्षक भी कहा जाता है। कई बार इसका लोग मजाक भी उड़ा देते हैं, कई लोग इसे ग्वाला कह के चिढ़ा देते हैं, चरवाहा कह के चिढ़ा देते हैं। लेकिन इसमें आप लोग को गर्व करना चाहिए, क्योंकि हमारे वंश के लिए गौ माता माता समान है। और आपको उसी नजरिए से इसको लेना चाहिए। सामने वाले की अनभिज्ञता पे उसको सलामी ठोकिए और आगे जाइए कि भैया तुम खुश रहो। दूसरी बात कि हम लोग का एकमात्र ऐसा क्षत्रिय कुल है जिसे निडर कहा गया है, जिसे अभीर कहा गया है। देखिए, हर कम्युनिटी को एक विशेष नाम से जाना जाता है, उसके काम के आधार पे। अब सोच के देखिए कि हमारे पूर्वजों में क्या ऐसा दम था कि लोग उन्हें अभीर ही कहने लगे। अभीर मतलब होता है कि वो निडर। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको काम करने में आदमी को डर लगे। आज देखिए, आज क्षत्रियों की ऐसी छवि बना दी गई है कि गुंडा कह दिया जाता है। आपको ये देखिए, जितनी भी क्षत्रिय कम्युनिटी है वो किसी भी जाति से जुड़ी हुई हो, अपने आप को किसी भी जाति की मानती हो, एक चीज आपको कॉमन मिलेगी। उनमें जो एग्रेशन होगा, जैसे होता कि लड़ाई झगड़ा करने का एग्रेशन, ये सब में कॉमन होगा, चाहे किसी भी जाति की हो। आपको ऐसा लग जाएगा कि अरे यार ये तो थोड़ा डेंजरस टाइप के है, लड़ाकू किस्म के, तो ये तो उनके डीएनए में। यहाँ से आपको काटेंगे ना क्षत्रियों के रक्त को, तो वहां से लड़ाई झगड़ा ही मिलेगा आपको। लेकिन ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि उस एग्रेशन को देश के पक्ष में इस्तेमाल किया जाए। उनको यहाँ छोड़ोगे, यहाँ बाहर छोड़ोगे तो आपस में ही लड़ेंगे। इनको सेना में भेजो ना यार, एक रेजिमेंट बना कर दे दो, लड़ने दो उधर। चाइनीजों को घोल के पी जाएंगे, तुम लोग समझते नहीं। इसको आप यूटिलाइज भी तो कर सकते हैं, लेकिन बीच में जाति आ जाती है। अब बताइए, इतना भव्य इतिहास जितना मैंने बताया, अन्य कोई भी जाति दावा कर सकती है इतना भव्य इतिहास होने की? दावा कर सकते तो बताए। बिल्कुल दावा नहीं कर सकती। उसके पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। मैं आपको ऑथेंटिक सोर्स जो मैं जितना बताऊं आप गूगल करके देख सकते हो। मैं एक भी बात मेरी गलत हो तो आप कहिए। मैं इस बात में बिल्कुल नहीं आता कि आज किसी समाज की स्थिति क्या है। मैं इस बात में बहुत आता कि मैं सबसे ऊपर हूं, बाकी सब मुझसे नीचे हैं। मैं समझता हूं सारी कम्युनिटी आज बराबर है, लेकिन अन्य जो कम्युनिटियां हैं उनको इस जातिवाद से हट करके साथ देना चाहिए। एक बार उन्हें कहना चाहिए कि नहीं, रेजिमेंट हो। तो आशा है कि आप लोग मेरे वीडियो और मेरी भावनाओं को समझे होंगे। और एक बार मैं आप लोग से, जो अन्य समस्त जातियों के 36 बिरादरी के लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अयर रेजिमेंट की मांग में आप लोग भी अपना योग सहदान दें, और आप लोगों का भी हर दिन मंगलमय हो। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, जय युद्धवंशम।